The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इथिक्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी. क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इथिक्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी. सो इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स होते हैं कुछ उसूल. जैसे कि आप फोरेंसिक साइंस में हैं तो फोरेंसिक साइंस के कुछ उसूल हैं कि आपको एनालिसिस करनी है तो उसमें आपको सच्चाई साथ में रखनी है, किसी भी और पर्सन के फेवर में नहीं करना है, ट्रुथ के साथ में रहना है. तो ये सारे कुछ उसूल होते हैं एक फोरेंसिक साइंटिस्ट के. अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं या फिर आप लॉ के लिए काम कर रहे हैं तो आप हाईली इथिकल होने चाहिए. ठीक है, हाईली इथिकल. ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि फोरेंसिक रिपोर्ट चेंज कर दो तो उनसे पैसे लेके आपने फोरेंसिक रिपोर्ट चेंज कर दी. तो वैसे ही कुछ इथिक्स है फोरेंसिक साइकोलॉजी के, जो फोरेंसिक साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी फील्ड में जो भी लोग हैं उन्हें फॉलो करनी चाहिए. ठीक है. सो इथिकल थिंग्स क्या है? तो इथिकल रिकमेंडेशन एंड एक्सपेक्टेशन आउटलाइन फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी especially are listed in APAs. APAs क्या है? American Association of American साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऐसा कुछ है. सो इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने एथिक्स भी बताया हुआ है. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, सो इन्होंने क्या बताया हुआ है? इन्होंने बताया हुआ है कि इथिकल कैसे इथिकल होना है. APA इज योर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. अमेरिकन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्रोनिम पूछ सकता है, व्हाट इज APA इन विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी. सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो ये APA, इन्होंने गाइडलाइन बताई हुई है कि आपको कैसे इथिकल रहना है. दीज गाइडलाइंस इन्वॉल्व्स रिमाइंडर दैट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट शुड वैल्यू. क्या वैल्यू करना है आपको? इंटीग्रिटी. आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है. आपको इम्पार्शियलिटी, किसी के लिए पार्शियल नहीं होना है, फेयर रहना है सभी के लिए, एज वेल एज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन पॉसिबल. सो किसी भी ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप की सिचुएशन आपको देखने को अगर मिलती है तो वहाँ आपको क्या करना है? अपने वैल्यूज मेंटेन करके रखने हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, किसी के लिए पार्शियल नहीं होना है, सबके लिए फेयर रहना है. ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो APA ने फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजी के बंदों के लिए बताया हुआ है. ठीक है, कि किसी भी केस में आपको फेयर रहना है. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है तो वहाँ पे भी आपको ये अवॉइड करना है. These conflict of interest may arise in situation in which the psychologist is working as a consultant to one side or another side of the court case.
ठीक है, किसी भी साइट में वो कंसल्टेंट हो सकता है। व्हेन द साइकोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई, अगर साइकोलॉजिस्ट को बोला जा रहा है कि चलो टेस्टिफाई करो, आप हमें बता के दो, और टू इवैल्यूएट समथिंग, कुछ चेक करने के लिए, कुछ टेस्टिफाई करने के लिए, कुछ इवैल्यूएट करने के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट को कहा गया है, एंड इफ समथिंग collides with their own benefits and value, अगर आपको कोई बेनिफिट है, अगर कोई आपको बेनिफिट होने वाले हैं, तो अपने बेनिफिट को नहीं देखना है आपने, ठीक है, आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, उनको आपको ब्रीच नहीं करना है। When a psychologist is faced with a decision for choosing between playing the role of individual's evaluator or treatment provider in a case, so अगर आप ट्रीटमेंट प्रोवाइडर है, अगर आप इवेलुएटर हैं, तो अगर आपको कोई पर्सनल गेन हो रहा है, अगर कोई पर्सनल आपका कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आपको बेनिफिट के साइड में ना देख के आपको अपने वैल्यूज के साइड में देखना है, ठीक है, आप अपने बेनिफिट की जगह पे आपको क्या रहना है, सच्चा रहना है, और सही सही इवैल्यूएशन करना है, टेस्टिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है। अगर आप किसी भी पार्टी में हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक पार्टी का ही साइकोलॉजिस्ट बाउंड होता है इन रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें सच्चाई से स्टिक्ड रहना चाहिए, ये हमारे इथिकल रूल्स कहते हैं। द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो रिलेट्स टू द इथिकल गाइडलाइन व्हिच इज रिलेटेड टू द हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, या फिर किसी क्लाइंट के साथ आपकी कोई लाइक फ्रेंडशिप है, या फिर रिलेटिव्स हैं, या फिर ऐसा है, सो अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो आपका भाई हो, भतीजा हो, कोई भी फैमिली, क्लोज फैमिली मेम्बर हो, ब्लड रिलेटिव हो, कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी कैसे भी किसी भी वे में रिलेटेड पर्सन जो भी हो, आपको तब भी इथिकल गाइडलाइंस ही फॉलो करने हैं। Also, as a standard of ethics, forensic psychologists are expected to offer a certain amount of reduced fee or pro bono service for individuals who may not be able to afford hiring. अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इतने पैसे नहीं है, या आपकी फी नहीं दे सकता है वो, तो आपको फी में कंसेशन देनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपके इथिकल वैल्यूज के अंदर आना चाहिए कि कोई पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे नहीं है, अगर वो गरीब है, या फिर पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको फी कंसेशन उस इंडिविजुअल को देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आपके कोई पर्सनल रिलेशन है, आप इस वजह से उस पर्सन को छूट दो, या डिस्काउंट दो, या फिर फी रिड्यूस करो। इट इज़ फॉर एवरीवन, वो सारे लोग जो कि कैपेबल नहीं है फी पे करने के लिए। Other ethical guidelines involve receiving informed consent from client. तो एक informed consent होना चाहिए, उनकी consent दी हुई होनी चाहिए आपको before communicating information regarding their treatment, evaluation, respecting and acknowledging their privacy, confidentiality, privilege among clients, and remaining impartial. Impartial रहना है, objective when involved in a trial, and weighing the moral and ethical cost of implying with any court orders that may conflict the professional standard. देखो, अगर आपका जो भी क्लाइंट है, उसके प्राइवेसी को आपने रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रिविलेज है उनके पास, या जो भी है, तो अगर ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको वो कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है। ऐसा नहीं कि उनको जाके बोलो कि हाँ ठीक है तुम हमें बता दो, और वो आगे जाके आप कोर्ट में उसे प्रेजेंट कर रहे हो इन अदर वे, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की भी रिस्पेक्ट करनी है। इस तरीके से आपको एक अच्छा इथिकल स्टैंडर्ड सेट करके चलना है, ठीक है। सो दिस इज द ethical responsibility of a forensic psychologist or a psychologist. अब हमें पढ़ना है असेसमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंसी। सो मैंने ऑलरेडी बताया मेंटल कॉम्पिटेंसी क्या, मेंटल कॉम्पिटेंसी चेक करके हमें ये पता चलता है कि कोई पर्सन कितना मेंटली स्टेबल एंड कितना मेंटली हेल्दी है, ठीक है। सो मेंटल कॉम्पिटेंसी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मर्डर कर दिया एंड आई एम एक्टिंग लाइक आई एम नॉट मेंटली फिट, या फिर मैं पागल हूँ, या फिर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई एक्शंस, ये सारी चीज़ें, सो फिर मेंटल कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि सच में वो पर्सन मेंटली इनकेपेबल है या नहीं है, या मेंटली डिस्टर्ब है या नहीं है, या मेंटली इल है या नहीं है। तो उसके लिए हम करते हैं
असेसमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंसी, क्योंकि फिर अगर कोई पर्सन मेंटली इनकॉम्पिटेंट है तब फिर उसकी सजाएं डिफरेंट होगी, है ना। सो इसलिए टेस्ट करना जरूरी है। असेसमेंट ऑफ मेंटल कॉम्पिटेंसी क्या है? मेंटल कॉम्पिटेंसी मीन्स दैट अ पर्सन हैज इम्पेयर्ड extremely limited ability to remember, reason or see consequences of their action। ठीक है, ये देखने के लिए कि वो जो जिन्होंने वो एक्ट किया है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या फिर वो उसे याद नहीं रख पा रहा है, या उसका रीजन उसे नहीं पता है, या एक्सट्रीमली लिमिटेड है, या तो इम्पेयर्ड है, या तो पूरा का पूरा पागल है, या फिर पार्शियल है पागल। आई एम नॉट जस्ट सेइंग लाइक दैट, ठीक है। आई do respect these type of people if they are mentally unhealthy or impaired। मैं just समझाने के लिए आप सभी को कह रही हूँ कि अगर कोई पर्सन कम्प्लीटली इम्पेयर्ड है, मतलब कोई भी उसे जानकारी नहीं है, ही इज कम्प्लीटली एंड प्योरली मेंटली इल, या फिर पार्शियली मेंटली इल है, जिसकी वजह से वो तो कुछ चीज़ें याद नहीं कर पा रहा है, चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस समझ पाने की कैपेसिटी नहीं है। If someone mentally incompetent commits a crime, अगर कोई mentally incompetent person crime commit करता है, they cannot be held to the same standard as a mentally competent person। So अगर कोई person mentally healthy है, mentally ill नहीं है, उसको जो सजा मिलने वाली है वैसी सजा हम mentally ill person को नहीं देंगे, है ना। डिफरेंट होता है, डिफरेंट होती है सजाएं, ओके। बिकॉज दे आर ईदर अनअवेयर। क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्हें वैसी सजा क्यों नहीं दे रहे हैं जो कि एक मेंटली कॉम्पिटेंट पर्सन को देते हैं? बिकॉज वो जो बंदा या बंदी है वो अनअवेयर है व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने क्या किया इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है। जैसे कि अगर आप मर्डर करने जाओगे तो आपको पता है कि आपको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, जेल में रहना पड़ेगा, एंड ये इलीगल एक्टिविटी है या लॉ के अगेंस्ट है। बट जो मेंटली इम्पेयर पर्सन है उसे तो नहीं पता है ना कि लॉ के अगेंस्ट है, वो तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है, ठीक है। सो इस वजह से डॉक्टर टेस्ट फॉर इनकम्पिटेंसी बाय टेस्टिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन। सो डॉक्टर क्या करते हैं, मेंटल फंक्शंस भी चेक करेंगे एंड फिजिकल फंक्शंस भी चेक करेंगे। A person competency is often questioned if they have mental retardation। अगर किसी पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन है, कोई मेंटल इलनेस है, मतलब कोई दिमागी बीमारी है, या फिर सर पे चोट लगी है, ठीक है, या फिर कोई मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन है, तो तब के केस में भी मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट करी जाती है। मेंटल इनकॉम्पिटेंसी मीन्स दैट अ पर्सन हैज इम्पेयर्ड एंड एक्सट्रीमली लिमिटेड, ये सेम चीज, इसका मतलब होता है मेंटली इनकॉम्पिटेंट। इफ समवन मेंटली इनकॉम्पिटेंट, ओके यहाँ पे ये रिपीटेड है गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, आई विल रिमूव दिस, फाइन, ओके। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स ऑफन सेट बाय यूजिंग अ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। दे आस्क सिंपल क्वेश्चंस एज व्हाट डे ऑफ, लाइक व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज, कि कौन सा दिन है, चलो बता दो भाई, कि आप कहाँ काम करते हो, कुछ चीज़ें आप याद रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। बोलेंगे कि कोई भी वर्ड को बैकवर्ड स्पेल करो, जैसे एग्जामिनेशन को NOITANIMAXE ऐसे बैकवर्ड स्पेल करने को कहेंगे। अब मेंटली कॉम्पिटेंट पर्सन ये कर सकता है, बट अगर कोई मेंटली इनकॉम्पिटेंट है या मेंटली इससे क्या इल है, उनको प्रॉब्लम होगी। The patient is then graded on 30 point scale। So 30 नंबर में से उनको ग्रेड किया जाता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। Other test may be performed such as in-depth neurological examination। So ये तो एक छोटा सा ऐसे वार्म अप टाइप ऑफ टेस्ट है। इसके अलावा in-depth neurophysiological examination किया जाएगा, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट डिप्रेशन का टेस्ट होगा कि अगर वो पर्सन डिप्रेस है, टेस्ट ऑफ पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक डेली एक्टिविटीज, ये भी चेक किए जाएंगे। सो इट इज ऑल एक्सपेरिमेंट बेसिस, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो आप कर सकते हो, बस इसके अलावा जो डेली एक्टिविटीज वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, या एक्सपेरिमेंट्स कहना चाहिए, ये सब कोर्स हम एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं। सो उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम चेक करते हैं। इफ अ क्रिमिनल इज डिक्लेयर्ड मेंटली इनकॉम्पिटेंट, अगर कोई क्रिमिनल है, लेट्स से किसी ने मर्डर किया और हम कहते हैं कि वो तो मेंटली इनकॉम्पिटेंट है, they will most likely to be sentenced to a state institution other than jail। तो उसको कहाँ रखा जाएगा, स्टेट इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। और be given a treatment plan to help them if they are minor criminal। अगर वो 18 साल से, जुवेनाइल कहते हैं ना, अगर 18 साल से कम है उस क्रिमिनल की एज, तो उसे कहाँ, उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज इफ दैट पर्सन इज मेंटली इनकॉम्पिटेंट, तो उसे स्टेट इंस्टीट्यूशन में रख के उसका इलाज कराया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा उसे, ठीक है।
सो ये कुछ एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो है. इफ द पर्सन हैज अ कैपेसिटी टू अज्यूम, कैपेसिटी अगर सॉरी, ये पहला पॉइंट है. इम्पेयरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड एंड ब्रेन. अगर यस तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नो तो पर्सन हैज कैपेसिटी टू अज्यूम ऑफ कैपेसिटी, मतलब वो मेंटली इम्पेयर नहीं है. अगर मेंटली इम्पेयर है तो आप क्या करोगे, डाउट रेस करोगे अबाउट द कैपेसिटी टू मेक पर्टिकुलर डिसीजन. अगर ले सकता है तो आगे बढ़ोगे, नहीं ले सकता तो अगेन पर्सन हैज कैपेसिटी, assumption of capacity. ठीक है. Identify and clarify decision to be made. अगर yes तो properly supposed to process enable person to make decision on some questions. इसके अलावा a decision that evidence is necessary to proper test. ठीक है. Gather document and evidence, make decision specific test, decide the document basis of decision, repeat the test if necessary, take the action on the basis of outcome of test of capacity. So test of capacity या test of incompetency भी इसी same flow के साथ चलते हैं. ठीक है. फाइन. सो ये था आपका मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट.